आदिल अफरीदी और आज संडे टेस्ट की जो केमिस्ट्री है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट दिए गए हैं कि कौन सा सॉल्ट पानी में डाला जाए तो वो पीएच को 7 करके रखेगा। तो उसमें ऑप्शन ए जो दिया है दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, बी इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, C is silicon 4 chloride SiCl4 और D जो है दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो हमने पढ़ा था कि साल्ट जब पानी में डाला जाए तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और बेस प्रोड्यूस करेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक है, तो ये पीएच होगा लेस देन 7। फिर अगर वीक एसिड बना और स्ट्रॉन्ग बेस बना तो पीएच होगा ग्रेटर देन 7। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस बना तो पीएच होगा इक्वल्स टू 7। तो अब जब इसमें देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड ऐसा सॉल्ट है, ये जब पानी में डाला जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो मीन्स कि इसका पीएच जो है वो 7 ही रहेगा। सो करेक्ट चॉइस इज डी। सेकेंड वन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है कि वो है 2CH4 और ये जब हीट होता है तो ये बना जाता है 3H2 प्लस C2H2। कहते हैं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो यूनिट्स हैं वो क्या बचेंगे। तो इसके लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस पावर 3 into molar concentration of ethane power 1 divided by molar concentration of methane power 2। अब इसमें आप यूनिट्स लगा दें और यूनिट्स लगाने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो इसमें ये हुआ हाइड्रोजन मोल पर डीएम क्यूब पावर 3 और फिर इथाइन हुआ मोल पर डीएम क्यूब पावर 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब फॉर मीथेन और पावर 2। अब यहाँ पे देखते जाएं, ये नीचे वाला जो 2 है वो इस 3 के साथ कैंसल होके ये 3 1 रह जाएगा। तो रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि मोल इंटू मोल तो हो जाएगा मोल स्क्वेयर dm पावर -3 इंटू dm पावर -3 तो हो जाएगा dm पावर -6। सो दिस इज द यूनिट फॉर दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच मैच टू चॉइस बी। तो इसमें चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस। Question 3. Which gases will dissolve in water causing a lowering of pH? तो उन्होंने NH3 एमोनिया दिया है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड दिया है एंड द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो कहते हैं कि कौन सा गैस पानी में डिजॉल्व होकर pH 7 से नीचे ले जाएगा। तो मीन्स जब pH 7 से नीचे जाए तो सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक। तो इसमें अब हमने देखना होगा कि कौन सा जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है जो हमें pH 7 से नीचे जाने दे जाएगा। तो एमोनिया अगर पानी में डिजॉल्व किया जाए तो ये एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस बनाएगा, ये तो नहीं हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में डाला जाए तो ये H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बना के देगा
और NO2 ये पानी में डाला जाए तो HNO3 नाइट्रिक एसिड देगा। तो मीन्स कि 2 और 3 दोनों एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। सो द चॉइस इज बी, 2 and 3। बी चॉइस इज करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें एक डायग्राम दिया गया है बिटवीन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैटालाइज्ड बाय मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड जो है उन्होंने दिया है। फिर दिया है कि डायग्राम में ये हुआ, ये टाइम है और वाई एक्सिस पे जो है वो रिएक्शन या वो दिया है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ग्राफ बना है इस तरह से और उसको कहा गया है कि दिस इज एक्स ग्राफ। दूसरा बना दिया गया है इस फॉर्म में, दैट इज वाई ग्राफ। ये ग्राफ अब शो कर रहा है कि वाई में रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट और एक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है। तो कहते हैं कि कौन सी चीज ने ये वाई ग्राफ बना दिया। तो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, एडिंग मोर मैग्नीशियम वी ऑक्साइड, मैंगनीज वी ऑक्साइड नो। मैंगनीज वी ऑक्साइड तो कैटलिस्ट है, वो बस थोड़ा ही होगा, वही अपना काम करेगा। एडिंग मोर 0.1 मोलर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिएक्टेंट है और अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। सो चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 5। यहां भी दिया है कि 2 स्टूडेंट्स हेबर प्रोसेस के मुताबिक कुछ सजेशन कर रहे हैं। तो वो सजेशन किसका ठीक है और किसका कौन कौन से सजेशन उसमें ठीक होंगे। तो हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसिंग एमोनिया। एक सजेशन ये है कि ओनली वन process uses a rate material obtained by a fractional distillation of air। यानी इसमें मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें obtained from fractional distillation of air। दूसरा है कि ओनली वन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो वन प्रोसेस यूज कैटलिस्ट। और अगला कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ईच कैटलाइज्ड रिएक्शन हैज ए फार्मूला ऑफ टाइप XY3। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो XY3 बनेगा। ऊपर मैंने रिएक्शन भी लिखा। तो अब देखते जाएं कि इनमें से कौन सा 1 2 3 में कौन सा ठीक हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास जो ठीक होगा वो ये कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एयर में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो हम नाइट्रोजन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हासिल कर सकते हैं, ये ठीक रहेगा। दूसरा है कि कैटलिस्ट यूज होता है लेकिन वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट नहीं करवाएगा बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट करवाएगा, तो इस वजह से ये ठीक नहीं है। और तीसरा जो है वो XY3 तो NH3 बनता है। सो द करेक्ट चॉइस इज 1 and 3 दैट कॉरिस्पॉन्ड टू चॉइस बी। तो चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में इन विच रिएक्शन डज एमोनिया बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। NH3 बेस है और कौन सा है, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस
प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। तो इसमें अगर हम देखेंगे पहला रिएक्शन जो आपके सामने है NH3CH3 और ये इथाइल ब्रोमाइड, उसके साथ ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एज ए बेस एक्ट कर रहा है, लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस एक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट में NH3H2O के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना है एमोनियम कार्बोनेट। तो इसको देखें बी चॉइस में NH3 is reacting with carbon dioxide and water and we are getting NH4 ammonium carbonate CO3। अब इस रिएक्शन में NH3 चेंज होके बना NH4। तो ये कब बनेगा कि NH3 जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर जाएगा तो NH4 आयन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में ये एक्ट कर रहा है एज ए लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। सो चॉइस बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 दिया गया है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट वन, एंजाइम कैटालाइज ए स्पेसिफिक रिएक्शन, यस स्पेसिफिक एंजाइम फॉर ए स्पेसिफिक रिएक्शन, इट इज करेक्ट। दूसरा जो वो दे रहे हैं कि एंजाइम शो कैटालाइटिक एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यस टेम्परेचर आगे नीचे ऊपर नीचे होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कम ज़्यादा हो सकती है। The catalyst activity of enzyme is stopped if optimum pH is changed. Yes, ये भी correct है। तो D बस incorrect ही रहेगा। The catalyst activity is poisoned by coenzyme। नहीं, poison नहीं करेगा, बल्कि coenzyme से reaction मजीद enzyme की help करता है। This is why that is known as coenzyme, helping enzyme। So इसमें choice D। Question 8। Question 8 में which statement are correct when a reversible reaction is at equilibrium। तो उसमें हमें दिए हैं 1 2 3 a species are of equal concentration, the concentration of all species remain constant, the use of the forward reaction, the rate of the forward reaction equals to the rate of the reverse reaction। तो equilibrium पे कौन सी बात ठीक रहेगी। तो देखें फर्स्ट वन, all species are at equal concentration, no, ये पॉसिबल नहीं है इक्वल कंसंट्रेशन उनका। सेकंड में the concentration of all species remain constant, yes this is correct। at equilibrium जो रिएक्टेंट हैं प्रोडक्ट हैं तो वो एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अचीव करते हैं। और थर्ड वन, the rate of forward reaction equals to the rate of reverse reaction, yes it is correct। so we got choice B 2 and 3। question 9, the conjugate base of HSO4 1 negative is। तो ये दिया है HSO4 1 नेगेटिव। तो देखें कॉन्जुगेट एसिड बेस, एसिड और ये हुआ बेस, दोनों में एक प्रोटॉन का फर्क होना चाहिए। तो क्या होगा, डिफर्स बाय 1 प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन, तब जाके वो कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाएगा। फिर जिसके पास मोर प्रोटॉन होंगे वो होगा एसिड, और जिसके पास लेस प्रोटॉन होंगे यानी एक प्रोटॉन उसमें कम होगा तो वो उसका हो जाएगा बेस। तो अब HSO4 1 नेगेटिव, इसके साथ अगर मैं एक हाइड्रोजन आयन लगा दूं
प्लस हाइड्रोजन आयन, तो देखते जाएं, ये हो जाएगा H2SO4, तो हाइड्रोजन आयन बढ़े, ये हुआ एसिड और ये उसका हुआ कॉन्जुगेट बेस। फिर ये हो सकता है कि अगर हम फॉरवर्ड चले जाएं तो -1 हाइड्रोजन आयन यहां से निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा SO4 2 नेगेटिव। अब इन दोनों में एक प्रोटॉन का फर्क आ रहा है, सो ये इसका हुआ कॉन्जुगेट, जो ये एसिड था, अब क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा थे, प्रोटॉन कम हुए, तो ये उसका हुआ कॉन्जुगेट बेस, दिस वन। तो अब चॉइस ढूंढ ले, तो SO4 2 माइनस HSO4 का कॉन्जुगेट बेस होगा एंड दैट इज प्रेजेंट इन चॉइस बी। तो इसमें भी चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस। The next, the diagram shown the energy of profile of chemical reaction, which row is correct? तो डायग्राम बनाते हैं, दिस इज क्वेश्चन 10। डायग्राम ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखे हैं और ये जाके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब इस डायग्राम से रिलेटेड हमें पूछा जा रहा है कि द रिएक्शन दैट इज इंडोथर्मिक, तो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा जो है वो दिया है द रिएक्शन विद ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा दिया है ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी, और उन्होंने ABCD चॉइसेस दिए हैं। तो पहले चॉइस में कि बैकवर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, नो, बैकवर्ड रिएक्शन जब यूं होगा तो प्रोडक्ट हाई एनर्जी वाले हैं, रिएक्टेंट लो एनर्जी वाले हैं, तो वो एक्सोथर्मिक होगा। तो चॉइस ए तो गया, बस आगे एक्टिवेशन एनर्जी को देखने की जरूरत ही नहीं है। बी में देखें कि द रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक, अगेन बी में आपको मिलेगा बैकवर्ड रिएक्शन, नो, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, दैट इज एक्सोथर्मिक नॉट एंडोथर्मिक। अच्छा, नेक्स्ट वन हमें दिया है कि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। यस, ये देखें प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे हैं तो हम इनको एनर्जी देते जाएंगे और फिर जाके ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये चॉइस पॉइंट कर लें। और नीचे फिर इसमें भी दिया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, चलो बात ठीक। अब फैसला करेगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी फैसला करेगा। तो देखें फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे लो होनी चाहिए। सो यू विल गेट के रिएक्शन विद ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सा रिएक्शन जो है वो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी के साथ है, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो डी चॉइस इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 11। अच्छा, एक रिएक्शन दिया है इक्विलिब्रियम वाला, H2 + CO2 और ये रिएक्ट करके वाटर दे जाते हैं गैसियस फॉर्म में और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उन्होंने जो दिया है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन रिमिक्स हुए, ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम,
the partial pressure of hydrogen and carbon dioxide both is 10 kilopascal. तो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन कौन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो है 10 किलो पास्कल. Kp इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो है 0.288. कहते हैं कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर of carbon monoxide in the equilibrium mixture. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा. अब इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला इसमें यूज होगा. तो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल Kp का फार्मूला लिख दें. Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, यानी पहले आपने रिएक्टेंट लिखने होंगे, प्रोडक्ट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इनटू partial pressure of carbon monoxide divided by partial pressure of hydrogen into partial pressure of carbon dioxide. अब इक्विलिब्रियम पे इन दोनों हाइड्रोजन यानी रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर इतना है, अब इन दोनों का कितना होगा तो उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे. तो Kp की वैल्यू जो है वो 0.288, ये भी हुआ x प्रेशर और इसका भी हुआ x प्रेशर, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का प्रेशर 10 किलो पास्कल और कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 किलो पास्कल. तो देखें इसको 0.288 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर और 10 इंटू 10 स्क्वेयर. अब दोनों साइड का आप अंडर रूट ले लें. तो अंडर रूट लेने के बाद you will get this. तो मीन्स कि जो x हो जाएगा वो कुछ यूँ होगा कि ये इधर डिवाइडेड है, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अंडर रूट 0.288 मल्टीप्लाई 10 इज x. तो ये हमारी वैल्यू होगी. तो ये वैल्यू मैच करती है 28.8 किलो पास्कल, 2 to 8 किलो पास्कल और ये 28, यस. तो 28.8 किलो पास्कल, क्योंकि ये इस पे डिवाइड हो जाएगा. सो यू विल गेट 28.8. ठीक, तो वो आपको मिल जाएगा. सो यू गॉट चॉइस ए इज करेक्ट, क्योंकि ये 10 इधर आएगा, ये भी कर लें ख़त्म इस फॉर्म में, ये इसके साथ ख़त्म हुआ, 0 और 0 और इसके साथ पॉइंट लग जाएगा. सो यू विल गेट दैट. और फिर उसका अंडर रूट लेना होगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इस वजह से इस फॉर्मेट में आपको आंसर छोड़ के देंगे और आपने उधर से सेलेक्ट करना है. आज नेक्स्ट जो है देश 12th है. ट्वेल्थ में अगेन आपको एक ग्राफ दिया गया है और उसमें कि 3 एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट इन विच द सेम mass of magnesium is reacted with the same volume of dilute sulfuric acid at room temperature. The magnesium is in excess. Graph of the result are shown. तो ये ग्राफ है टाइम और उसके साथ एक आपको y कर्व मिल रहा है, दूसरा जो है दैट इज x कर्व और तीसरा आपको w कर्व मिल रहा है. तो अब वो इस कर्व के ये क्यों डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पे डिफरेंट कर्व्स मिल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट 1 से वो कह रहे हैं कि लार्ज पीसीज ऑफ मैग्नीशियम आर यूज्ड. तो जो एक्सपेरिमेंट 1 है कि लार्ज पीसीज ऑफ Mg आर यूज, बस मैं शॉर्टकट लिखता हूं. एक्सपेरिमेंट 2 में है कि स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नीशियम आर यूज्ड, तो ये हुआ स्मॉल मैग्नीशियम. एक्सपेरिमेंट 3 उसमें है कि लार्ज पीस ऑफ मैग्नीशियम आर यूज्ड बट द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इज इंक्रीज्ड. लार्ज मैग्नीशियम इस्तेमाल हुआ बट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इंक्रीज्ड.
अच्छा, फिर उन्होंने टेबल में दिया है कि लार्ज पीस ऑफ मैग्नीशियम यूज होगा तो उसकी वजह से कौन सा कर्व बनेगा इन तीनों में, स्मॉल मैग्नीशियम यूज होगा तो कौन सा कर्व होगा, और फिर लार्ज मैग्नीशियम और कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो कौन सा कर्व होगा। तो देखें, दीज आर फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि पार्टिकल साइज कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। इधर लार्ज मैग्नीशियम इस्तेमाल हुआ तो मींस कि ये वाई कर्व जो स्लो रिएक्शन दे रहा है, इट इज कॉरिस्पॉन्ड टू एक्सपेरिमेंट 1। ये एक्सपेरिमेंट 1 के साथ कॉरिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, फिर स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नीशियम आर यूज्ड, तो पार्टिकल साइज छोटा हुआ, रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस W कॉरिस्पॉन्ड टू मैग्नीशियम, एक्सपेरिमेंट 2। और फिर जो X है उसमें इतना इंक्रीज नहीं आया, जस्ट एसिड के कंसंट्रेशन बढ़ाने से इंक्रीज कुछ हो जाएगा, तो दैट इज कॉरिस्पॉन्डिंग टू द लार्ज मैग्नीशियम यानी एक्सपेरिमेंट 3। तो चॉइस हमारा ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट 1 उसमें Y होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट 2 उसमें फिर होना चाहिए W, और एक्सपेरिमेंट 3 में होना चाहिए X। तो ये कंबाइनेशन ऑप्शन में ढूंढ लें, तो ये कंबाइनेशन हमें मिलती है चॉइस सी में, YWX। सो चॉइस सी इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट जो मिल रहा है दैट इज 13th, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर PbCl2 इज। तो ये PbCl2 हुआ, आयोनाइज होके Pb आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। तो KSP इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन पावर 2। तो ये इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है एंड विच इज मैचिंग टू चॉइस सी। तो यहां पे सी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट इज 14th। 14th में द रिएक्शन पाथवे फॉर ए रिएक्शन इज गिवन, व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, ये एक दिया है पाथवे जहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं और वो जाके बना लेते हैं प्रोडक्ट्स, ये P फॉर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे लिखा है कि इसके साथ जो एक्सेस मैच करेगा, यहाँ तक जब हम जाते हैं तो ये है 50 जूल एनर्जी, और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इट इज़ 30 जूल एनर्जी, और फिर बाकी कुछ नहीं दिया। तो अब वो कहते हैं कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। सो एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज, तो 30 जूल इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। और ये जो 50 है, ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और जो रिएक्शन ये हीट रिलीज करेगा, ये हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा HR, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। सो चॉइस डी, इसमें आपको करेक्ट चॉइस डी मिलेगा। 15th में विच रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट ये डिफरेंट उसमें होंगे, स्टेट्स में होंगे। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टरिफिकेशन और सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, दोनों लिक्विड हैं। ऑप्शन ए में लिक्विड है, दूसरा भी लिक्विड है, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट। चॉइस बी में के 3 कॉन्टेक्ट प्रोसेस और साथ में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है
इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है और जो V2O5 है दैट इज सॉलिड, तो मीन्स कि ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस होगा। नेक्स्ट को देखोगे तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ओजोन लेयर या डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरीन, तो वो भी रेडिकल वाला है, होमोजीनस है और डी भी होमोजीनस है। सो करेक्ट चॉइस इज बी। नेक्स्ट इज 16th, हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोज स्लोली एट रूम टेम्परेचर इन द गिवन इन द इक्वेशन है कैन बी catalyzed by adding manganese 4 oxide, the diagram shown the apparatus। तो यहाँ पे अब 2H2O2 ये कैटलाइज होके H2O बना देता है, साथ में ऑक्सीजन छोड़ देता है और फिर एक डायग्राम दिया गया है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट ए में है कि द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। नहीं, कैटलिस्ट तो डिक्रीज करवाएगा, ये गलत है। द कैटलिस्ट इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। नहीं, ये भी गलत है, कैटलिस्ट यूज नहीं होता। द गैस सरेंज फिल्स अप मोर क्विकली व्हेन द कैटलिस्ट इज एडेड। कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज करेगा तो जो गैस सरेंजर बना हुआ है वो जल्दी जल्दी फिल हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस इज सी। और आखिर में कि द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इंक्रीज विद द कैटलिस्ट इज एडेड। नहीं, प्रोडक्ट के अमाउंट पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। Question 17. Ammonia and chlorine react in the gas phase. Which statement is correct? तो ये NH3 हुआ and HCl और वो बना जाएंगे एमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। फर्स्ट लिखा है कि एमोनिया बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, एमोनिया बिहेव एज बेस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज। तो देखते हैं, एमोनिया बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहाँ पे एमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे क्लोरीन है। अच्छा सॉरी, ना एमोनिया विद क्लोरीन, नॉट HCl, it is with chlorine, and over here is N2 plus 6 NH4Cl। अच्छा, यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 0, क्लोरीन का भी 0 है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और हाइड्रोजन +1, और 3 हाइड्रोजन होके तो वो हो जाएगा 0। यहाँ पे नाइट्रोजन 0 हुआ। यहाँ पे नाइट्रोजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा तो वो NH3 है और साथ में एक पॉजिटिव का इजाफा हुआ, तो ये +3 फॉर 3 और +1, तो इस तरह से -4, तो ये -4 हुआ और क्लोरीन -1। अब इसमें देखोगे तो एमोनिया बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यस, एमोनिया जो है वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे चुका है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसने डिक्रीज किया, तो इस वजह से, और अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन ने इंक्रीज किया 0 और इस तरह से 0 में, तो वो इंक्रीज हुआ। तो एक ये ऑप्शन इसमें ठीक है। एमोनिया बिहेव्स एज बेस। यस, एमोनिया बतौर बेस काम कर रहा है क्योंकि एमोनिया ने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके एमोनियम आयन बनाया है, तो एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन को। अगला इसमें है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज। तो देखते हैं, हाइड्रोजन +1 में रिएक्टेंट में भी है और +1 में प्रोडक्ट में भी है, तो कोई चेंज नहीं आया। सो करेक्ट आंसर इज 1 and 2, विच इज चॉइस सी। 18th, which row correctly describes what happens when the temperature of a chemical reaction is decreased? अच्छा, before going into the option,
खुद सोचे कि टेम्परेचर कम करने से क्या होगा। टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल की स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो लेस मॉलिक्यूल विल बी एबल टू गेट द एक्टिवेशन एनर्जी, और इस तरह से रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। तो अब ये टेबल में अगर आप देखोगे तो आंसर सी की तरफ आए कि एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन द सेम बट नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन डिक्रीजेस। सो चॉइस सी इसमें करेक्ट चॉइस है। देखें, एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन की वही रहेगी। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड कर पाएंगे और एक्टिवेशन एनर्जी हासिल होगा जल्दी जल्दी, और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो पॉइंट ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी वही रहेगी लेकिन मॉलिक्यूलों की कोलिजन कम हो जाएगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। 19th में फिर एक ग्राफ दिया है और उसमें ये 1 2 है और फिर 1 पाथ है, दोनों पाथ दिए हैं 1 and 2 पाथ। कहते हैं कि विच स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2, यानी ये 1 पाथ ग्राफ बना और 2 पाथ ग्राफ बना, ये कौन एक्सप्लेन करेगा। ग्राफ 1 रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड एट हायर टेम्परेचर, हायर तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। यस, देखते हैं अब। ग्राफ 1 रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज मोर कंसंट्रेटेड। देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर कैटलिस्ट है तो उसका उसके ऊपर कोई वो नहीं है इफेक्ट। ग्राफ 1 रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड यूजिंग स्मॉलर पीसीज ऑफ मैग्नीशियम। यस, तो 1 and 3 इसको एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ 1 के वो क्यों बढ़ गया है। सो चॉइस सी इज करेक्ट। 20th में the contact process used for manufacture of sulfuric acid, the equation for the main reaction is shown below। reaction दिया गया है। which statement about this reaction is incorrect, तो incorrect कौन सा है। तो देखें B जो है इसमें incorrect जो मैंने पढ़ा incorrect है। क्यों incorrect है? क्योंकि ऊपर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। और इसी तरह ही फिर दिखा है गिव ए हायर यील्ड, नहीं, वो हायर यील्ड हमें नहीं मिलेगा। दिस इज इनकरेक्ट, सो चॉइस बी इज करेक्ट। दखलखो में नशिली दे पके दखो बियता सो कटकवई खाना। Question 21st, mathematical form of definition of pH. Very simple question. This is 21. So pH is equal to negative log of molar concentration of hydrogen ion. तो ये ढूंढ लें, तो it matches to choice D. तो ये हमारा choice D है इसमें। Next, what happens to value of Kc and Kw of water with temperature increase? अच्छा, तो देखें Kc is equal to molar concentration of hydrogen ion into molar concentration of hydroxyl ion divided by molar concentration of water। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन होगी, ये दोनों ज़्यादा होंगे तो Kc की वैल्यू भी बढ़ेगी। साथ में अब Kw, तो Kw जो है is into molar concentration of Kc into molar concentration of H2O is equal to molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion। तो अगेन टेम्परेचर बढ़ने से ये दोनों बढ़ेंगे, जब ये दोनों बढ़ेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी और इस तरह Kw बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से Kc और Kw दोनों इंक्रीज होंगे। चॉइस ए इज करेक्ट। फॉर द रिएक्शन क्वेश्चन 23, रिएक्शन है 2x प्लस वाई एक्स वाई 2x प्लस वाई
X2Y। और इसके लिए जो रेट इक्वेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X डिवाइड पावर 2 और आगे जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Y। अब कहते हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज डबल्ड द रेट रिएक्शन इंक्रीजेस, तो कितना इंक्रीज होगा? तो लुक एट दिस, विद रिस्पेक्ट टू X इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड ऑर्डर में अगर हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा, नॉट डबल, 4 टाइम्स बढ़ेगा। सो चॉइस बी इज करेक्ट। 24th, which one of the following is incorrect regarding water? तो देखते हैं, ए दिया है कि it acts as Lewis base। yes, ये Lewis base है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, that is Lewis base। it act as Bronsted acid। yes, Bronsted acid भी है क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकता है, H2O प्रोटॉन दे के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बन जाता है। और नेक्स्ट जो है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यस, एसिड बेस दोनों एक्ट करेगा। सो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज चॉइस डी। Question 25th. Ammonia is manufactured by Haber's process. तो ये N2 plus 3H2 gives 2NH3 और साथ में रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक भी है, नेगेटिव वैल्यू दी है। तो कहते हैं फॉर दिस रिएक्शन विच रो गिव ए ट्रू स्टेटमेंट टुगेदर विद ए करेक्ट रीजन। तो पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम। यस, अगर आप देखोगे तो इधर 1 मोल है और इधर 3 मोल है, तो इसी तरह यही मोल रेशियो हम वॉल्यूम के लिए भी ले सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ रीजन दिया है कि द फार्मूला ऑफ एमोनिया इज NH3, क्योंकि इधर जो फार्मूला है वो 1:3 से बन रहा है। सो चॉइस 1 इज करेक्ट। 1 करेक्ट हुआ। अब आगे 2 देखते हैं, 3 देखते हैं और 4 देखते हैं। तो यहाँ पे 2, द प्रोडक्ट यूज्ड इज अप्रोक्सीमेटली 200, द प्रेशर यूज्ड इज अप्रोक्सीमेटली 200 एटमॉस्फेयर। यस, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाना होगा ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाए। वो इसलिए कि हाई प्रेशर द रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस ए गुड यील्ड ऑफ एमोनिया एट इक्विलिब्रियम। तो 1, 2 ये दोनों करेक्ट हुए। थर्ड को देखें, द टेम्परेचर यूज टू अप्रोक्सीमेटली 450 डिग्री सेल्सियस। यस, टेम्परेचर भी इससे हम मज़ीद कम नहीं करेंगे क्योंकि मज़ीद कम होगा तो उसमें फिर बाकी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है। और इसमें रीज़न आपको मिलेगा, ए हाई टेम्परेचर इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस ए गुड यील्ड ऑफ एमोनिया एट इक्विलिब्रियम। नो, इट्स रॉन्ग। फोर्थ वन, वेनेडियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। नहीं, यहाँ पे आयरन बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। सो 1, 2 आर करेक्ट और वो हो चॉइस ए, जिसमें 1 and 2 स्टेटमेंट विद रीजंस दे आर करेक्ट। 26 में द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन इज, तो रिमेंबर इट इज 10⁻⁻14 और यह है चॉइस डी। 27, एट लो प्रेशर 1 atm dinitrogen tetraoxide is 50% dissociated at a temperature of 60 degrees Celsius according to the following equation। तो ये है N2O4 produces 2NO2। कहते हैं कि what is the value of equilibrium constant Kp for this reaction at 60 degrees Celsius। तो देखें, इसके लिए इनिशियल प्रेशर N2O4 का जो था वो 1 atm है, फिर हुआ चेंज इन प्रेशर तो C लिखा,
और आखिर में उन्होंने हमें दिया इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये आइस टेबल आप बनाओगे इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम पे वो 50% मौजूद है, तो 50% मीन कि ये 0.5 ATM मौजूद होगा। तो मीन्स कि इधर जो चेंज था वो 0.5 आया, -0.5, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अब इनिशियली ये 0 था, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्शन के प्रोसीड के साथ ये हो जाएगा 2x, सपोज दैट इज x, और इक्विलिब्रियम पे फिर ये वहीं 2x मौजूद होगा। तो ये x जो है वो 0.5 है, तो 0.5x के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 1, और इधर भी आपको 1 मिलेगा। अब जाके हम Kp कैलकुलेट कर सकते हैं। Kp इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2 डिवाइडेड बाय यानी प्रेशर, और प्रेशर ऑफ N2O4 पावर 1 है। वैल्यूज लगाएं, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 1 और स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 जो है वो 0.5 है, तो ये पॉइंट हटे तो ऊपर 10 लग जाएगा, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सो आंसर इज 2 ATM। ये उसका प्रेशर होगा 2 ATM, 2 होगा, ATM भी कैंसिल हो जाएगा, बस Kp की वैल्यू 2 रह जाएगी। सो आंसर इज D, चॉइस D इज करेक्ट। नेक्स्ट 28, the pH of 10⁻³ mole per dm cube of an aqueous solution of H2SO4 is। अच्छा, अब H2SO4 है, पानी में जब डाला गया तो ये हाइड्रोजन आयन देगा 2 और साथ में सल्फेट आयन देगा। कह रहे हैं कि इसको हमने 10⁻³ मोलर डिसॉल्व किया है, तो ये 10⁻³ मोलर डिसॉल्व हुआ। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन बनाएगा 2 × 10⁻³ मोलर, और ये बनेगा 10⁻³ मोलर। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 × 10⁻³ है। तो ये सॉल्व करके वी विल गेट द pH। तो ये है चॉइस A, the correct choice. Next, the equilibrium shows for the reversible reaction for which would the equilibrium move to right for both an increase in pressure and an increase in temperature. अच्छा, equilibrium दिया है, सपोज करें A B है और उससे D बन रहा है, तो कह रहे हैं कि इस तरह का equilibrium, उसमें आप क्या करें कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज मीन के रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा होने चाहिए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और फिर कह रहे हैं कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मीन के फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होना चाहिए। तो इस किस्म का अगर कोई इक्विलिब्रियम है तो इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें अगर देखोगे सो यू विल गेट चॉइस बी। चॉइस बी में ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और साथ में वो एक्सोथर्मिक भी है, तो इस एंडोथर्मिक है। तो इस किस्म की रिएक्शन का हम आगे बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। The next antilog of molar concentration of hydrogen ion, that is 30 antilog of molar concentration of hydrogen ion। तो नेगेटिव लॉग और एंटी लॉग दोनों एक चीजें हैं। सो यू गॉट pH, तो ये भी pH का डेफिनेशन है which corresponds to A, choice A। 31st में
The equilibrium constant Kp for the reaction for ethyl ethanoate from form ethanol and ethanoic acid. ठीक, ये दिया है. When 1 mole of each of ethanol and ethanoic acid are allowed to react per reach equilibrium 60 degree, what is the number of moles of ethyl ethanoate formed? So पहले हमें रिएक्शन लिखना होगा C2H5OH, this is ethanol, और CH3COOH, this is ethanoic acid. इक्विलिब्रियम पे चले तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो हमें एस्टर मिलेगा CH3CO2 और साथ में C2H5, ये इथेनोएट एस्टर बना और साथ में H2O. अब वो कह रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट 1 मोल ऑफ ईच ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ले लें तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी I, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 मोल है और इथेनोइक जो है एसिड वो भी 1 मोल है, और ये दोनों इनिशियली ज़ीरो बने होंगे. ये I स्टेबल हम बना रहे हैं. फिर चेंज इन कंसंट्रेशन, ये -x कम होगा, ये भी -x कम होगा, क्योंकि दोनों में रेशो 1:1 है, और ये बनेगा x और ये भी +x बन जाएगा, वो भी 1:1 रेशो में है. फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये हो जाएगा कि ये 1 - x बाकी होगा, ये भी 1 - x बाकी होगा, और ये 2x बना होगा, यानी ओवर हियर दिस 2x दोनों को जमा करोगे. अब इसके लिए कहते हैं कि Kc मालूम करें, तो Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो है एस्टर, बस मैं लिख देता हूं एस्टर एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ एसिटिक एसिड. तो एस्टर वो है x और H2O वो भी है x, डिवाइडेड बाय ये है 1 - x और ये भी है 1 - x. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर देखते जाएं, ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हुआ और डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वेयर हुआ. ठीक, अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करें तो आपको मिल जाएगा कि उनकी कंसंट्रेशन कितनी है. तो इसके लिए जो Kc की वैल्यू दी है दैट इज हाउ मच Kc की वैल्यू 1 mole ethanoic acid out reached, what is the moles of ethyl. ओके, तो चलें मोल्स अब ये होंगे कि ये x स्क्वेयर है तो 1 Kc की वैल्यू इस पे नहीं है, तो Kc की वैल्यू जब ना मिले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट फॉर्म्ड, तो वो हमें मिलेंगे हाउ मच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन 30. ओके, 4 वैल्यू दी है Kc की, दिस इज 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वेयर. अंडर रूट कर दें, ये भी अंडर रूट, ये ख़त्म हुआ अंडर रूट से, सो यू गॉट 4 का अंडर रूट, तो 2 स्क्वेयर तो 2 रह जाएगा, और यहाँ पे ऊपर x नीचे 1 - x, इसको इधर ले आए तो 2 × 1 - x इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 2 + 2x इज इक्वल टू x. अच्छा, फर्दर 2x को राइट पे चलें तो 2 इज इक्वल टू x, और ये हो गया -2x, तो ये बना 2 इज इक्वल टू -2x और 2x उधर चल के तो ये हो जाएगा 3x, 3 डिवाइड कर दो इधर भी तो 2/3. द आंसर इज 2/3 एंड विच मैच टू चॉइस B. तो यहाँ पे B चॉइस इज करेक्ट. थर्टी टू जो है द pKa इक्वल्स, तो pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka. एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग लें तो इट इज मैचिंग चॉइस C. 33
33 में कहते हैं कि एमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस which of the following would leave equilibrium constant Kp for the reaction unchanged? 1 2 3 इस तरह कुछ रीजन दिए हैं और हमसे कहा रहा है कि इसका जो Kp होगा वो अनचेंज रहेगा किन से? तो देखें, एडिशन ऑफ एन आयरन कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट अच्छा क्यों को मजा। तो अब हुआ 33, तो कहते हैं कि एक रिएक्शन है, एमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंक्रीजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन अनचेंज्ड, कि इसमें से कौन सा फैक्टर Kp को अनचेंज रखेगा? तो पहला दिया है एडिशन ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखें, Kp हो, Kc हो, Kx हो, Kn हो, किसी में भी इक्विलिब्रियम वो कैटलिस्ट उसकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह एडिशन ऑफ एमोनिया, यस एडिशन ऑफ एमोनिया तो हो गया है कंसंट्रेशन, लेकिन जब तक हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया होगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बराबर रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। एंड इन इंक्रीज इन प्रेशर, और अगर हम प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसका जो Kc की या Kp की वैल्यू है वो इफेक्ट नहीं होगी। सो चॉइस डी 1 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। द नेक्स्ट वन, द रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw, तो ये 34th है, तो वो है Ka डॉट Kb इज इक्वल टू Kw, ये इनका रिलेशन है एंड विच इज मैचिंग टू चॉइस सी, तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस है सी। द नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, तो रिएक्शन दिया गया है 35th में कि आयोडीन रिएक्ट्स विथ 2 आयरन 2 प्लस, और ये हो जाता है 2 आयोडाइड और एक्वेस, और 2 आयरन जो है वो 3 प्लस। कहते हैं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दें, तो देखें सारे एक्वेस हैं, एक्वेस मीन कि ये गैसियस फॉर्म में है और हाइड्रेट हो गए हैं, तो इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आयन पावर 2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन और इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन पावर 2। तो ये इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हुआ एंड दैट इज मैचिंग टू चॉइस बी, सो चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस। 36 में द एक्सप्रेशन रिलेशनशिप between a reaction rate and the concentration of reaction is called order of reaction, तो that is choice A। order से ही हम effect of concentration on reaction rate देख सकते हैं कि reaction fast होगा कि slow होगा, तो वो हम order से relate कर सकते हैं। 37th में कि X and Y react together to form Z in a reversible reaction, the equilibrium yield of Z is lower at high temperature and lower pressure, which reaction could represent the reaction, यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे यील्ड कम होगा। तो अगर हाई टेम्परेचर है तो मीन्स कि ये बजाते खुद एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जो इसको एडवर्सली इफेक्ट करेगा, और साथ में लो प्रेशर, यानी लो प्रेशर में फिर ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रेशर हाई कर दें, लेकिन इधर हम लो प्रेशर पे देखना चाहते हैं कि किसका यील्ड होगा। तो इस तरह से कंबाइनेशन हमें चॉइस ए में मिलती है, तो इसमें भी चॉइस ए 37th है, उसमें चॉइस ए। 38
38 में when the rate of reaction is entirely independent of the concentration of reactant molecules then order of reaction is zero. तो जब कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो वो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज चॉइस ए. 39th में कि सपोज द वैल्यू ऑफ Kw इज 10⁻⁻4 at 25 डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁻4 at 25 डिग्री सेल्सियस. तो फिर कहते हैं कि देन द pH ऑफ वाटर विल बी, तो फिर उस पानी का pH क्या होगा. तो देखते जाएं. जब Kw 10⁻⁻14 था एट 25 डिग्री सेल्सियस तो pH जो है 7 था, यानी 14 का हाफ लगा. अब pH जो वो Kw जो है वो 10⁻⁻4 है तो इसका हाफ हो जाएगा pH इज इक्वल टू 2. तो आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज चॉइस बी. ठीक, हाफ उस Kw की जो वैल्यू है वो हाफ होके pH और pOH देगा किसी भी टेम्परेचर पे. नेक्स्ट जो है इथाइल इथेनोएट अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन. Equal amounts of ethanoic acid in ethanol were reacted together and allowed to reach equilibrium. At equilibrium, the concentration of both ethanoic and ethanoate were 0.42 mole per dm cube. What is the concentration of ethyl ethanoate at the equilibrium? तो ये है क्वेश्चन 40. रिएक्शन दिया है कि CH3CO2 C2H5 plus H2O gives C2H5OH plus दे जाता है CH3CO2H. अच्छा, और इसके लिए जो Kc वैल्यू दी है दैट इज Kc इज इक्वल टू 0.27. अब कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इथेनोइक एसिड एंड द इथेनॉल 0.24 मोल पर डीएम क्यूब, जब इक्विलिब्रियम है तो देखें इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. इनिशियली ये ज़ीरो थे, फिर जब चेंज इन कंसंट्रेशन होगा तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो प्लस एक्स ये अल्कोहल भी बढ़ेगा, प्लस एक्स जो एसिड है वो भी बढ़ेगा. तो कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो इनका कंसंट्रेशन जो था वो 0.42 मोल पर डीएम क्यूब था और इसका भी 0.42 मोल पर डीएम क्यूब है. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट एट इक्विलिब्रियम? तो अब इक्विलिब्रियम पे इथाइल इथेनोएट का क्या कंसंट्रेशन होगा? अच्छा, तो अब ये हमने मालूम करना है कि कंसंट्रेशन इसका क्या बनेगा. तो कंसंट्रेशन इसका ये कि ये इनिशियली सपोज करें कि ये 1 था, ये भी इनिशियली 1 था, फिर -x ये कम हो जाएगा, ये भी -x कम होगा. x इसलिए लगा रहा हूं कि इधर जो रेशो है वो 1:1 है और उधर भी 1:1 से बनते हैं. अब वो कह रहे हैं कि ये 1 - x और ये 1 - x, तो ये x वैल्यू कितनी होगी जिससे हम इनके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम कर पाएंगे. तो उसके लिए अगेन Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड because they are products divided by molar concentration of the ester into molar concentration of water H2O. वैल्यूज लगा दें. Kc जो है वो दिया गया है 0.27, अल्कोहल जो है वो 0.42 है, एसिड भी 0.42 है और बाकी एस्टर जो है वो 1 - x है और ये भी 1 - x है. तो ये 0.27 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आप लिख सकते हो कि 0.42 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 - x होल स्क्वायर.
इसका भी अंडर रूट लो और इसका भी अंडर रूट लो, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और इसका अंडर रूट लेके 3 तिये 9, नहीं 3 में 27, वो भी नहीं बनेगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शन उन्होंने दिए हैं 0.22 मोल डी एम क्यूब, 0.65 मोल पर डी एम क्यूब, 0.8 मोल डी एम क्यूब, 0.154 मोल पर डी एम क्यूब। अच्छा, तो 1.5 मोल होना चाहिए। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो करेक्ट जो हमारे पास आंसर मिलेगा तो वो यही हो जाएगा, पॉइंट जो डी चॉइस है वो हो जाएगा 1.54 मोल पर डी एम क्यूब। ठीक, तो फिर आप कैलकुलेशन करें, टाइम की वजह से वो इतनी कैलकुलेशन अब मुझसे टाइम लेगा मजीद। Question 41. The solubility product for the following salts are given. ये salts दिए गए हैं और फिर कह रहे हैं कि solubility of which salt in water is greater. तो कौन सा जो है वो ज़्यादा soluble होगा, ऑर्डर उसका क्या होगा। तो देखें solubility product की वैल्यू ज़्यादा तो उसकी solubility ज़्यादा, solubility product की वैल्यू कम तो उसकी solubility कम। तो इस तरह से ऑप्शन ए देखोगे तो उसमें जो कैडमियम सल्फाइड है दैट इज मोर सॉल्युबल देन मरकरी सल्फाइड एंड मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये करेक्ट चॉइस है। 42 में द के ए वैल्यू ऑफ एसिड आर गिवन बिलो, उनकी के ए वैल्यू दी गई है और फिर कहता है कि द करेक्ट स्ट्रेंथ, ऑर्डर स्ट्रेंथ कौन सा होगा। तो अगेन के ए की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब इसमें ढूंढते जाएं, तो इसमें जब हम देखते जाएंगे तो एसिटिक एसिड, उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है चॉइस सी में आ जाएं तो यू विल गेट के कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर है देन बेंजोइक एसिड C6H5OH, सॉरी फिनोल, और स्ट्रॉन्गर है देन वाटर एंड स्ट्रॉन्गर है देन अल्कोहल अकॉर्डिंग टू देयर के ए वैल्यूज। 43 फॉर द रिएक्शन ए बी गिव्स सी, ए प्लस बी गिव्स सी, तो कहते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब होगा रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी, यानी जब रेट लॉ लगाओगे, ठीक, तो ये डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, तो ये रेट बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी। इसी तरह अगर हम बी से मालूम करेंगे तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। सी से मालूम करेंगे तो रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि सॉरी नो माइनस यहाँ पे लगाएंगे, कटकवे ना, यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि इनका रेट डिक्रीज हो रहा है और इनका रेट इंक्रीज हो रहा है।
43 कहते हैं कि A प्लस B गिव C, तो रेट फॉर दिस रिएक्शन, और उन्होंने इसमें प्रोडक्ट दिए हैं, तो प्रोडक्ट का रेट इसमें इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट का रेट जो है वो डिक्रीज होगा, तो प्रोडक्ट C ही दिया है, तो रेट जो होगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। तो ये आंसर इसमें हमें मिलेगा, एंड विच इज कॉरिस्पॉन्डिंग टू चॉइस ए। अच्छा, उसके बाद जो है 44th में कहते हैं कि हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम। अच्छा, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है, विच कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर विल गिव ग्रेट यील्ड फॉर हाइड्रोजन। क्या हमें कौन सी कंडीशन ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के ज़्यादा यील्ड देंगे उसका जो मीथेन है। तो उसमें अब देखोगे तो आंसर सी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसलिए कि लो प्रेशर पे क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और हाई टेम्परेचर इसलिए कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो इस वजह से हमने ये चॉइसेस चूज करनी होंगी। 45th में द यूनिट ऑफ द सेम इज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट रेट कांस्टेंट का और रेट ऑफ रिएक्शन का बराबर रहेगा किस रिएक्शन के लिए? सो दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट के और रेट दोनों का यूनिट सेम रहेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर में रेट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो भी हो पावर जीरो। सो एनीथिंग पावर जीरो विल हैव वैल्यू 1। तो रेट जो है मोलर पर सेकेंड है के, और ये 1 बचा, तो मीन के के का भी यही यूनिट बन जाएगा मोलर पर सेकेंड। द नेक्स्ट इज 46th। 46 में अब ये होगा कि nitrogen is react with oxygen in a reversible according to the equilibrium shown below. The partial pressure of each of the compound in equilibrium mixture are shown in the table दिए हैं, और what is the thermal is the number value of equilibrium constant Kp for the reaction। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट आया है, तो इस वजह से मेरे साथ उसमें वो मिस हो जाते हैं कि क्या उसमें रीड कर जाऊं। तो जो आइडिया मैंने इससे लिया कि ये रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन में Kp वो मालूम करें, तो Kp बस वो वैल्यूज़ आपने लगानी है जो किलो पास्कल में दी हैं सारी वैल्यूज़, तो वहाँ से हमें ये आंसर मिलेगा। तो मैंने जो इससे पहले कैलकुलेट किया तो आंसर बी इसमें आ रहा था। आंसर बी कैसे आएगा? आंसर बी अगेन देखें, Kp इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N, प्रेशर ऑफ NO2 पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ NO टू पावर 2, और साथ में जो है ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ दिस। वैल्यू उन्होंने दिए हैं, इसकी वैल्यू दी है 20, तो ये 20 स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है ऑक्सीजन की वो 30 है, तो ऑक्सीजन 30 हो जाएगा, और अगला जो है वो 10 है, और पावर है उसका कितना 2। तो इस तरह से ये सॉल्व करके यू विल गेट द चॉइस 7.5, ये बी वाला चॉइस 1.33 इंटू 10 पावर समथिंग मिसिंग है वो चॉइस, तो वो आपको मिल जाएगा। फार्मूला ये है।
47th में द केमिकल एग्जाम्पल और केमिकल रिएक्शन एंड फॉर द टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो अच्छा केमिकल मेथड मिसिंग चीज़ें कि केमिकल मेथड जो है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा है, सो दैट इज टाइट्रेशन। तो 47 में चॉइस डी टाइट्रेशन केमिकल मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है मिस प्रिंट में, तो ए बी प्लस एम गिव्स ए बी प्लस एम। तो कहते हैं कि विच वन इज द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट रिएक्शन में वो होगा जो प्रोडक्ट में अनकेमिकली चेंज्ड हमें दोबारा मिल जाए, दैट विल बी द कैटलिस्ट। तो वो इसमें M इज द कैटलिस्ट, तो चॉइस ए M इज द कैटलिस्ट। 48, अच्छा ये 48 था, 48th 49th में द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट फॉर KWR, ये अच्छा KW की एक वैल्यू दी है KW 0.64 इंटू 10⁻⁻14, ये है 18 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी वैल्यू दी है KW की के 1 इंटू 10⁻⁻14 है 825 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं कि फ्रॉम दिस में बी डिराइव दैट कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या प्रोसेस है ये। तो लुक एट दिस, 18 से 25 हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। अब अगर वैल्यू बड़ी है तो मीन्स कि दिस वाज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर वैल्यू कम हो गई है तो मीन्स कि इट वाज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अब देखें 18 से 25, तो 18 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू थी 0.64 और 25 पे वैल्यू हो गई है 1 इंटू 10⁻⁻14, वो भी है। तो अब ये 0.64 कम है, 1 ज्यादा है, तो मीन्स कि दिस चेंज इज इंडोथर्मिक, ये चेंज जो है वो इंडोथर्मिक है। सो दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू चॉइस ए। 50 50 में द pH ऑफ सॉल्यूशन इज, ये आयन कंसंट्रेशन इज, तो ये सिमिलर स्मॉलर सॉलिड, इट इज मिसिंग ओवर हियर, आई कॉन्ट रीड इट करेक्टली। ओके 51 तक चले, और ये कि द pH ऑफ ए सॉल्यूशन its hydroxyl ion concentration, अच्छा the pH of solution is 9 है आई थिंक, pH is equal to 9। तो कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में क्या होगा। तो देखें pH जब 9 हुआ तो मीन्स के हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो था 10⁻⁻9 मोलर था। अब टोटल जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁻14 इज इक्वल टू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाइड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 10⁻14 हमें मिलेगा। तो जब ये 9 है तो 9 के साथ हम क्या प्लस करें कि वो 14 बन जाए, मल्टीप्लाई करें कि वो 10⁻⁻14 बन जाए। सो वी विल गेट कि हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 हो जाएगा मोलर। तो ये 10⁻⁻5 अब कौन से उसके साथ मैच कर रहा है, अगेन मैच प्रिंट है यहाँ पे। तो देखें कि ए है BC, वैल्यू ये होगी 10⁻⁻5। 51st में अगेन NH3 और H2O और इससे एमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है। NH3 dissolved in H2O, so you got ammonium hydroxide aqueous form में।
तो कहते हैं कि कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द अबाव इक्वेशन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट इस इक्वेशन के लिए मालूम करें और जिसमें इतने इतने कंसंट्रेशन में वो बाकी दिए हैं। तो इसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये हो जाएगा कि के बी, चूंकि ये बेस है, के बी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एमोनियम आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अब इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें तो वैल्यूज़ उसमें एमोनियम आयन 10⁻⁻5 है, इट इज़ 10⁻⁻5। हाइड्रोक्सल आयन जो हमें मिल रहा है दैट इज़ 0.15 मोलर, हाइड्रोक्सल आयन इज़ 0.15 और डिवाइडेड बाय NH3 का जो है वो 1 है। तो अब इसे के भी आप आसानी से मालूम कर सकते हो, बस 1 को छोड़ो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट दी चॉइस। और वो चॉइस 1.5 इंटू 10⁻⁻6। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻5 है और ये 0.15 है। तो इससे ये पॉइंट हटा दें तो 100, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यू गॉट 15 इंटू 10 पावर, ये -5 था और ये 10 पावर -2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर -7। और फिर पॉइंट इधर लाओगे तो इधर जब पॉइंट लाएंगे तो ये जो होगा इंक्रीज होगा, लेफ्ट की तरफ जब पॉइंट जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। सो दिस इज द आंसर। So that corresponds to choice B. This is the correct choice. Okay, 51st हुआ, 52nd, 52. The smaller the value of PKB, जो मुझे नज़र आ रहा है that is PKB, तो PKB is inversely proportional to strength of base। तो अगर वैल्यू स्मॉलर है तो बेस स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस और वो आपको चॉइस बी मिल रहा है। 53 में the aqueous solution of which of the following compound maintain the pH constant। pH constant रखेगा बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन वीक एसिड प्लस साल्ट इसका विद स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस प्लस साल्ट इसका विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कंबाइनेशन इसमें ढूंढनी होगी। तो ये कंबाइनेशन अगर हम ढूंढेंगे तो चॉइस सी में जाओगे, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड। ये वीक बेस है एमोनियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड इसका साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। सो चॉइस सी इज करेक्ट। Fifty-fourth, which one of the following units will produce, which one of the following solution salts which produce an alkaline solution when dissolved in water। तो 54th में अल्कलाइन सॉल्यूशन मींस बेसिक सॉल्यूशन, जब उसको तो स्ट्रॉन्ग बेस जो पैदा करेगा वो हमारे पास होगा। तो यू कैन सी कि इसमें सोडियम सल्फेट दिया है, तो सोडियम सल्फेट पानी में घुल के आपको दे जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अल्कलाइन और साथ में दे जाएगा H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन अल्कलाइन नहीं होगा, pH 7 रहेगा। अच्छा, फिर इसमें यस चॉइस सी में देखें Na2CO3 है, ये डिज़ोल्व होके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड देगा और साथ में दे जाएगा कार्बोनिक एसिड। अब ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सो चॉइस सी इज करेक्ट।
एमोनियम क्लोराइड नहीं, वो भी वीक बेस प्रोड्यूस करेगा। सोडियम नाइट्रेट वो न्यूट्रल प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज 55th, low pH value is given when equimolar solution of the following are tested. The solution is of, यानी लो pH जो देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब देखें, कार्बोलिक एसिड जो फिनोलिक एसिड कहलाता है, प्रोपेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है और इथेनॉल है। तो इसमें एसिटिक एसिड जो है चॉइस डी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बाकी के मुकाबले में, तो ये लो पीएच देगा। 56 में द टेबल शो द प्रेशर इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर formed by the following. What is the numerical value for the equilibrium constant Kp for this reaction? तो इसके लिए numerical value क्या होगी? वेरी सिंपल है, बस जस्ट आपने उसमें वैल्यू लगानी है। रिलेशन आप ये इस्तेमाल करेंगे कि Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NH3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पावर 3 और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस पावर 1। तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें तो आपको मिलेगा, और आंसर इसमें आपको जो यहाँ मुझे मिल रहा है ए, तो चॉइस ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 57th, द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर dissolved in different beakers. The nature of the solution found will be, तो एक जो है दिया है NaCl, दूसरा जो है दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और तीसरा दिया है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो कहते हैं कि इनको जब पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा? तो देखें NaCl न्यूट्रल सॉल्यूशन बना के देगा, सोडियम कार्बोनेट बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, और एमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्यूशन देगा। तो मींस के चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस। फिफ्टी एट्थ में है कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन H2 plus I2 produces 2HI, H2 plus I2 produces 2HI। तो कहते हैं कि इसके लिए Kp, Kx वगैरह इनकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी? तो देखें जब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर रहें, यानी डेल्टा N हमारे पास 0 आए, तो Kp will be equal to Kc will be equal to Kn will be equal to Kx at that temperature। तो ये इसका चॉइस, तो चॉइस ये हमें मिलेगा चॉइस बी, चॉइस बी। 59th में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट conjugate base produced by the following acid are in order of। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो वीक बेस प्रोड्यूस करेगा, वीक एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि वीक बेस पहले से कौन सा है, सो दैट इज चॉइस सी में देख लें, यू गॉट CH3COOH। इसका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन HNO3, और HNO3 स्ट्रॉन्गर होगा देन HI, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। 60th, a burning matchstick is dropped into the following containers contain oxygen in different states. The rate of the burning in the beakers will be। अच्छा, पहले बीकर में लिक्विड ऑक्सीजन है, सेकंड में सॉलिड ऑक्सीजन दिया है, और थर्ड में दिया है गैसियस ऑक्सीजन, गैसियस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। तो रिमेंबर, गैस फेज रिएक्शन फास्टर होगा देन लिक्विड फेज, फास्टर होगा देन सॉलिड फेज।
तो मीन्स कि ये 1 है, 2 है, 3 है. 3 will be faster than 1 and 1 will be faster than 2. तो ये चॉइस मैच कर रहा है टू चॉइस बी. Okay students, that's it. Wishing you all the best. See you next time.